हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमसीक्यूज़ कुछ करेंगे। जो हमने डिमांड का टॉपिक पढ़ा है इसके बारे में जो हमने कुछ एमसीक्यूज़ फाइंड आउट किए, आज हम वही करेंगे। पहला एमसीक्यू जो है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट इज़ दैट व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन प्राइस देयर इज़ अ। देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड सिंपली बताता है रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान, लेकिन जो वो रिलेशनशिप है वो है नेगेटिव। सो जब भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड, because there is an inverse relationship between price and quantity demand, other things remaining constant है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद है और एक क्वेश्चन, द फॉलोइंग वुड कॉज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। यानी क्वांटिटी डिमांड, प्रोडक्ट के क्वांटिटी डिमांड में कौन सा फैक्टर चेंज लाएगा। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, मूवमेंट अलोंग द डिमांड करूँ एंड शिफ्ट इन द डिमांड करूँ। देखो, मैंने आपको बोला था कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड करूँ कब होता है? जब कमोडिटी का अपना प्राइस इंक्रीज चेंज होता है। अगर कमोडिटी का अपना प्राइस चेंज हो जाएगा, उस वक्त हम बोलते हैं डिमांड जो है, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड करूँ। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड करूँ को ही चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। यानी जब कमोडिटी का अपना प्राइस चेंज होता है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड करूँ। अगर बाकी फैक्टर्स चेंज होते हैं उस वक्त हम बोलते हैं शिफ्ट इन द डिमांड करो, शिफ्ट इन द डिमांड करो। सो जब कमोडिटी का अपना प्राइस चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो। देखो, अगर ये डिमांड करो है, अगर हम ये पॉइंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेंगे बी पॉइंट, या मूवमेंट होगी इस तरह से या मूवमेंट होगी इस तरह से। अगर मूवमेंट अपवर्ड हुई इस तरह से तो डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड, अगर इस तरह से मूवमेंट हुई इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड। सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो आकर्स ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जब कमोडिटी का अपना प्राइस चेंज होता है उस वक्त मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो होती है। इसी मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो को चेंज इन द क्वांटिटी भी बोलते हैं। सो इसका आंसर क्या आएगा? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जब कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा उस वक्त डिमांड करूँ जो है वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड करूँ हो जाएगी, लेकिन डिमांड करूँ प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ जाएगी। सो अगर ये पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे बी पॉइंट, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ विल वुड कॉज इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड। ये है डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड। अगर ये पोर्शन है डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड, ये पोर्शन है इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड, बिकॉज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड करो ऑकर्स ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। कमोडिटी का अपना प्राइस चेंज होता है, प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, प्राइस डिक्रीज भी हो सकता है। अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो चेंज वो इंक्रीज करेगा क्या, किसमें? क्वांटिटी डिमांड में। अगर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुई तो उसका मतलब है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ। और मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड करो को ही चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। ये बात आप याद रखना। इंक्रीज इन डिमांड आकर्स, देखो अब आया क्वेश्चन यहाँ पे, इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड करूँ शिफ्ट हुई, शिफ्ट अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। सो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है शिफ्ट इन द डिमांड करो। सो शिफ्ट कब आता है? जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है, जब प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चेंज होता है, इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड गुड्स चेंज होता है, तब डिमांड करो में शिफ्ट होता है। डिमांड करो के शिफ्ट को ही चेंज इन द डिमांड बोलते हैं। वहां क्या बोलते हैं? अगर प्राइस चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, यहां बोलते हैं चेंज इन द डिमांड। सो अब बोलते हैं अगर इंक्रीज हुई डिमांड, अगर डिमांड करूं ये इंक्रीज हुई, यानी शिफ्ट तो हुई पहले लेकिन इंक्रीज हुई, इसका मतलब है कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, ठीक है। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज हुआ, कार का प्राइस डिक्रीज हुआ, पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई, ये भी ठीक है। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, यानी सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ, दूसरा गुड जो इस गुड का सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ये भी तो ठीक है। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। सिंपली आपको एक बात याद रखनी है, डिमांड करूं जब शिफ्ट हो जाएगी तब प्राइस के बगैर जो भी फैक्टर डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर वो इंक्रीज हुए तो इंक्रीज इन डिमांड, अगर वो डिक्रीज हुए तो डिक्रीज इन डिमांड। अगर प्राइस चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड करूं, और मूवमेंट अलोंग द डिमांड करूं
भी दो तरह की होती है, या इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड और डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड। वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आकर्स, यानी लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे फेल होता है। मैंने आपको बोला था लॉ ऑफ डिमांड तब फेल हो जाएगा जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेस देन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम होगा इनकम इफेक्ट से, यानी इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, यानी व्हेन इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो ये इसका आंसर ये है, इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, गलत। बल्कि यहाँ पर इनकम इफेक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए तभी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, जैसे गिफन गुड केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। इंफीरियर गुड के केस में मैंने आपको बोला था कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, वहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होता है इनकम इफेक्ट से। अगर कभी ये हुआ इंफीरियर गुड में इनकम इफेक्ट ज़्यादा हुआ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, उस वक्त लॉ ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड में भी फेल हो जाएगा। बट कब, जब इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जर्नली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, दैट इज व्हाई लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है इंफीरियर गुड्स के केस में। ठीक है, ये आप बात याद रखना। इसका आंसर आएगा ए पार्ट। देखो मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो आकर, सेम क्वेश्चन, मूवमेंट कब आएगी डिमांड करो में, जब कमोडिटी का अपना प्राइस चेंज हो जाएगा, यानी प्राइस के चेंज होने से मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो हो जाता है। अब देखेंगे ऑप्शंस क्या है, शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड, कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इनकम इफेक्ट। देखो क्वेश्चन कैसे है, मूवमेंट कब आती है, जब प्राइस चेंज होता है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या दिया है इन्होंने, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। मूवमेंट को क्या बोलते हैं, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। इसका ऑप्शन आएगा चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। हालांकि मूवमेंट किससे आता है, प्राइस के चेंज होने से। जब प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है। सो इसका ऑप्शन यहाँ पे आएगा चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड एज शोन बाय द डिमांड करो, इंक्रीज कब होगा डिमांड में, प्राइस के बगैर जो फैक्टर्स हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, उन तब डिमांड करो चेंज हो जाएगी, यानी डिमांड करो शिफ्ट हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल हुआ तो डिमांड चेंज हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो वो किस तरह से हम दिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये है डिमांड करो, अगर शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड तो इसका ऑप्शन आएगा द कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड और द कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। द डिमांड करो इज ऑलवेज, यानी नॉर्मल डिमांड करो की शेप कैसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, उसकी शेप है डाउनवर्ड स्लोपिंग इस तरह से, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट टू पीनट बटर, जो पीनट बटर है उसका कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्या मतलब है, विच फिलफिल्स द डिमांड ऑफ ईच अदर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, जब बटर को हम किस गुड से यूज कर सकते हैं, यानी किस चीज के साथ यूज कर सकते हैं, शुगर के साथ तो नहीं यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड के साथ तो यूज नहीं कर सकते हैं, सोडा के साथ तो यूज नहीं कर सकते हैं। तो जेली एक प्रोडक्ट है जिसके साथ हम पीनट बटर को यूज करते हैं, जेली इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ पीनट बटर, बिकॉज दीज टू प्रोडक्ट्स आर यूज्ड, फॉर एग्जांपल इनको जब हम यूज करते हैं एक साथ कंटिन्यूसली हम यूज इनको करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल इनको हम अलग अलग यूज नहीं करते, सेपरेटली यूज नहीं करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जब हम दो प्रोडक्ट को एक साथ यूज करेंगे, यानी पेन एंड एक, ब्रेड एंड बटर, पीनट एंड जेली, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। द लॉ ऑफ डिमांड इज मेजर्ड फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट ऑफ, लॉ ऑफ डिमांड को हम किस प्रोस्पेक्ट में मेजर करते हैं, कंज्यूमर के प्रोस्पेक्ट में, प्रोड्यूसर के प्रोस्पेक्ट में, एंटरप्रेन्योर के प्रोस्पेक्ट में, शॉपकीपर के प्रोस्पेक्ट में, होलसेलर के प्रोस्पेक्ट में। कंज्यूमर लॉ ऑफ डिमांड को हमेशा हम कंज्यूमर के प्रोस्पेक्ट में मेजर करते हैं। सो कंज्यूमर इज द ऑप्शन। The another is that good question is that goods for which demand goes down, डिमांड डिक्रीज हो जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी, जो ही हमारा आय बढ़ जाएगा यानी इनकम बढ़ जाएगी, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये किस में होता है, ये इंफीरियर गुड में के केस में होता है, यानी सेकंड हैंड गुड के केस में होता है। जब भी हमारी इनकम बढ़ जाती है हम स्विच ऑन करेंगे अच्छे क्लोथ्स पे, हम स्विच ऑन करेंगे अच्छे फूड पे। अब हम ज़्यादा सब्जी नहीं खाएंगे, अब हम मीट खाएंगे, अब हम चिकन खाएंगे। सो व्हेन आवर इनकम इंक्रीजेज डिमांड गोज डिक्रीज इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स।
ये भी हमने पढ़ा। इफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर अनदर प्रोडक्ट आउट टू बी जीरो, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो हो जाएगी तब कौन सा गुड है वो कंप्लीमेंट्री गुड है, वो सबस्टिट्यूट गुड है। देखो क्रॉस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ वन गुड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। एक गुड के प्राइस चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होगी, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होगी तब गुड्स क्या होते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी कुछ भी नहीं है तो गुड्स आपस में रिलेट नहीं है, कंप्लीटली अनरिलेटेड गुड्स, यानी सी पार्ट इसका आंसर आएगा। यानी जब क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो हो जाएगी तब कंप्लीटली अनरिलेटेड गुड्स है। ठीक है, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी ईडीसी, ईडीसी है क्रॉस इलास्टिसिटी होगी ग्रेटर देन जीरो, अगर ग्रेटर देन जीरो होगी तब है सबस्टिट्यूटेड गुड्स, अगर लेस देन जीरो होगी तब है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर इन्फिनिटी होगी पॉजिटिव इन्फिनिटी तब परफेक्ट सबस्टिट्यूटेड है, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी होगी तब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। देखो और एक क्वेश्चन है, अ हाई वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी इंडिकेटर्स, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना गुड बेटर सबस्टिट्यूट होगा उस गुड के लिए। यानी a high value of cross elasticity indicates that two goods or poor substitutes, good complements, poor complement, a very good substitutes। तो इसका आंसर आएगा वेरी गुड सबस्टिट्यूट। अगर जितना ज्यादा क्रॉस इलास्टिसिटी हो जाएगी उतना ज्यादा गुड आपस में सबस्टिट्यूट होंगे, ये बात आप याद रखना है। अगर इन्फिनिटी होगी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तो परफेक्ट सबस्टिट्यूट गुड है, कोलगेट एंड पेप्सोडेंट दीज आर द परफेक्ट सबस्टिट्यूटेड गुड्स। जितनी ज्यादा क्रॉस होगी इलास्टिसिटी होगी उतनी ज्यादा परफेक्ट सबस्टिट्यूट गुड होगा आपस में। अगर क्रॉस इन दूसरा केस है, इन विच केस द इलास्टिसिटी शोन बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ कर्व इज द सेम। इलास्टिसिटी सेम का मतलब है यूनिटी इलास्टिसिटी, यानी इक्वल चेंज इन प्राइस काज इक्वल प्रिपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, उसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी, यानी वहां पर इलास्टिसिटी सेम होती है हर जगह। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो, अपवर्ड स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड करो, इसका ऑप्शन आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे उस पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा हर जगह, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर की प्रॉपर्टी ये है कि उसका कोई भी पॉइंट आप अगर लोगे उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। सो द शेप ऑफ द डिमांड करो इन केस ऑफ अ यूनिट इलास्टिक और इक्वल इलास्टिसिटी विल बी द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड फॉल्स एज इट इज प्राइस फॉल्स देन इट इंडिकेट्स। ये टॉपिक हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, प्राइस इंक्रीजेज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, तो उस वक्त इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। क्या होती है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगी तो उस वक्त इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। सो यहां पर क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर और प्राइस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, प्राइस डिक्रीजेज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज, तो उस वक्त इलास्टिसिटी क्या है, ईपी का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी होगी लेस देन 1। सो इसका ऑप्शन क्या आएगा, पहला ऑप्शन, elasticity will be less than 1। when there is a direct relationship between price and total expenditure, the elasticity will be less than 1। when there is a negative relationship between price and total expenditure, अगर price और total expenditure के दरमियान negative relationship होगी जहां पर उस वक्त elasticity greater than 1 होगी, और elasticity greater than 1 लक्ष्यूरी गुड में होता है। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप कब होगी, जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, इन द लॉन्ग रन पीरियड या लॉन्गर पीरियड परमिटिंग एडजस्टमेंट डिमांड इज लाइकली टू बी। लॉन्ग रन में इलास्टिसिटी क्या होगी, यानी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, लॉन्ग रन में इलास्टिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 का मतलब है इलास्टिक, यानी प्राइस इलास्टिसिटी विल बी इलास्टिक इन केस
when the demand is adjusted in the case of long run, यानी in the long run elasticity will be greater than 1, यानी elasticity greater than 1 होगी, या हम बोलेंगे simply elastic होगी demand in case of long run. Thank you so much.